हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो स्पेशली उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2023-24 के लिए बना रही हूँ, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है, तो आप अभी से अपनी तैयारी जारी रखिए। क्योंकि स्क्रीनिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो आप जब अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो तब जाकर इसका सिलेबस कवर हो पाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा तब से तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसी भूल प्लीज़ मत कीजिए। आप आज से अभी से अपने सिलेबस के साथ साथ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर जीएस के अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी और उत्तराखंड रीजनिंग के लिए भी एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हैंड रिटन नोट पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यह है क्वेश्चन नंबर 53। 52 तक हमने वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया है। आप प्लीज़ वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अरब सागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है बंगाल की खाड़ी और डी है अटलांटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन 54 है, लक्षद्वीप स्थित है? ए है अरब सागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है बंगाल की खाड़ी और डी है हिंद महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो हमने इन वीडियोस में वही क्वेश्चंस लिए हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई फीडबैक देना हो हमें, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपना एक वैल्यूएबल कमेंट दें। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। पेपर हुआ था, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये रेखा है भारत तथा पाकिस्तान। अक्सर हर जगह यही क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें भारत ऑप्शन में भारत तथा पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं था। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ये आयोग ने गलत क्वेश्चन दे दिया। लेकिन अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा है, ये तो सही है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो भी तो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जिससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच भी ये रेड क्लिफ रेखा है। तो आप लोग प्लीज़, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट कीजिए और पढ़ने के साथ साथ याद भी करें। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो सीमा रेखा है उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा है। तो प्लीज़ आप इसे करेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डूरंड रेखा। यानी कि ये जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच भी सीमा रेखा है, उसका नाम भी डूरंड रेखा है। और पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, इसलिए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है अंतर्राष्ट्रीय, उसका नाम भी डूरंड रेखा है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रा डीपली देखें और अच्छे से नोट्स में बनाएं, नोट्स में लिखें, और तब जाके आपको अच्छे से कवर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मालद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल।
क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है असम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59 है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ए है 181, बी है 360, सी है 150 और डी है 120। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 360। हम इसको मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अब इसको कवर करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 60 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 181, बी है 360, सी है 150 और डी है 320। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 181। यहाँ पे हमने दो छोटे छोटे ग्लोब लिए हैं। ये शायद सही तो नहीं बने हैं, लेकिन जैसे भी हैं समझाने के लिए काफ़ी है। जैसे ये है ग्लोब। अब इसमें देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो जो इसमें ये पड़ी वाली रेखाएं हैं क्षैतिज, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं और इनकी संख्या होती है 181। यानी कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसका नाम है, जो यहाँ पे भी बनाया है, ये है भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं तो इसके ऊपर होती हैं और 90 0 डिग्री से नीचे होती हैं। तो 90 90 180 और ये जो एक ये 0 डिग्री वाली रेखा है, ये भी तो एक अक्षांश रेखा है। तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब है देशांतर रेखाएं। तो जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, ये ऊर्ध्वाधर या जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं और इनकी संख्या 360 होती है। जो ये 0 डिग्री, एक मिनट, ये जो यहाँ से 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा निकलती है, इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा होती है उसका नाम भूमध्य रेखा है। तो ये तो भूमध्य रेखा है और ये ग्रीनविच रेखा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इस दूसरे वाले ग्लोब में देखते हैं। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर में जो रेखा है, कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। उसका नाम है कर्क रेखा। कई बार क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा की स्थिति क्या होती है या कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश में होती है? तो 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। और जो ये मकर रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर। एक मिनट, ये है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, एस से इंडिकेट किया हुआ है। फिर भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री साउथ की ओर ये जो रेखा है, इसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। और भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री जो नॉर्थ की ओर है, ये वाली, इसका नाम है आर्कटिक रेखा। ये उत्तरी ध्रुव है और ये यहाँ पे ये यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम उनको पहले कवर करेंगे, तब आगे एमसीक्यू देखते हैं। इसमें पहला है
दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो दो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं अभी हमने आपको बताया, ये जो अक्षांश रेखा है इन दो रेखाओं के बीच की कितनी दूरी होती है, ये वाली दूरी पूछ रहे हैं 111.13 किलोमीटर। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है। दूसरा है इसमें अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये बोल रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यहाँ पे तो थोड़ा हाथ से बना रखा है तो अच्छे से कवर नहीं हो पाया है, लेकिन जो ये अक्षांश रेखाएं होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं या इन्हें पड़ी रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये ऐसे होती हैं गोल में, लेकिन हमें बाहर से सिर्फ यही वाला हिस्सा दिखता है। अगला है 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ये वाली, मान लो ये पृथ्वी का केंद्र है, तो जो ये 0 डिग्री वाली ये ग्रीनविच रेखा है, जो ये 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिससे पूरे विश्व का टाइम मैनेजमेंट होता है। और जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। हमने आपको अभी यहाँ पे बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला है, ये हमने कवर कर दिया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब देखते हैं, ये है यहाँ पे फैक्ट बता रहा है कि जो 21 जून होता है उससे सूर्य कर्क रेखा पर, मान लो यहाँ पे है सूर्य और ये है कर्क रेखा, तो यहाँ से सीधे लंबवत चमकता है। कब? 21 जून को। इसीलिए यहाँ पे सबसे लंबी रात नहीं, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब? 21 जून को कर्क रेखा पर। तो भारत, जो हमारा देश भारत है, वो भी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसलिए आपको पता होगा जो उत्तरी भारत है उसमें के महीनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी में होती है। अब अगला फैक्ट, है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये है मकर रेखा, मान लो यहाँ पे है सूर्य, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 22 दिसंबर को। इसलिए ये जो दक्षिणी ध्रुव है, ये 0 डिग्री वाली रेखा है, इससे ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव और ये नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए यहाँ दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब? 22 दिसंबर को। क्वेश्चन में आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के बारे में एक फैक्ट है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। ये यहाँ पे भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व, बी है पूर्व से पश्चिम, सी है
उत्तर से दक्षिण और डी है इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 62 है। अब कुछ लोगों को लगता है ना कि ये बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं तो बिना पढ़े आंसर को टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम में पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही सही करेक्ट आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है? ए है हिमालय पर्वत, बी है विंध्याचल पर्वत, सी है अरावली श्रेणी और डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमालय श्रेणी। आपको पता होगा कि हिमालय पर्वत का विस्तार क्या है, आज तक यानी अभी तक भी हो रहा है, तो ये नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो हिमालय पर्वत है। बी है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी हिमालय पर्वत श्रेणी का कुछ भाग है। सी है सिक्किम और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 64 है, पेड़ पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, सी है पंजाब में और डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर है पेड़ पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है महेंद्रगिरी, बी है अमरकंटक, सी है अनाईमुड्डी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ए है राजमहल पहाड़ियां, बी है सतपुड़ा श्रेणियां, सी है अरावली पहाड़ियां और डी है विंध्याचल पर्वत श्रेणियां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियां। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की श्रेणियां पाई जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, बी है केरल में, सी है असम में और डी है गोवा में। तो भारत में जो साइलेंट वैली है वो केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए है गंगा और झेलम, बी है सिंधु और झेलम, सी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी है गंगा और सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं और जो ये सुंदरवन डेल्टा है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा एवं ताप्ती, बी है कृष्णा नदी, सी है गोदावरी और डी है कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती। ये दोनों नदियां क्या हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और पश्चिम की ओर बहती है। ये कावेरी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर नोट कर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, बी है असम में, सी है केरल में और डी है तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल में। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मानसून के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून से, बी है उत्तर पूर्व मानसून से,
सी है लौटते हुए मानसून से और डी है संवहनिक वर्षा से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून में। ये क्वेश्चन भी शायद यूटेट या सीटेट में आ रखा था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ए है भांकड़ा नागल बांध, बी है हरिके बैराज, सी है गोविंद बल्लभ सागर और डी है गांधी सागर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर है हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज है और जो ये इंदिरा गांधी नहर है इसके द्वारा राजस्थान के एक बड़े भूभाग में सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ए है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी है डॉक्टर होमी भाभा और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। आपको पता होगा कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 विश्व में नंबर 1 पर है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है श्वेत क्रांति को लाने के लिए या श्वेत क्रांति के लिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। ए है लौह अयस्क, बी है मैग्नीज, सी है तांबा और डी है बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब एक क्वेश्चन आता है कि खेतड़ी कहाँ है। तो खेतड़ी राजस्थान में होती है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सीखते रहें, पढ़ते रहें, कीप लर्निंग विद जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।